नाउ लेट्स मूव अहेड। अभी जो हमने जिस चीज पे हम फोकस कर रहे थे, वायलेशन ऑफ राइट्स, लीगल इंजरी, उससे कनेक्टेड दो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ठीक है, दो मैक्सिम्स जो टॉर्ट्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया बनाते हैं। ठीक है, सो लेट्स कम टू दीज टू मैक्सिम्स। फर्स्ट इज इंजुरिया साइन डैम्नम। जो भी स्टूडेंट जिसने थोड़ा बहुत भी टॉर्ट के बारे में कहीं पढ़ा है, कोई यूट्यूब वीडियो देखा है, गाइड पढ़ी है, ये वर्ड, ये मैक्सिम तुरंत कनेक्ट हो जाएगा, इंजुरिया साइन डैमनम, बिकॉज हर एक एवरेज स्टूडेंट ने ये कहीं ना कहीं पढ़ा होता है। इंजुरिया साइन डैमनम को जब हम डिकोड करते हैं इन लिटरल मीनिंग, तो वो बनता है, इंजुरिया मतलब लीगल इंजरी, साइन मतलब विदाउट, डैमनम मतलब डैमेज। So legal injury without damage is injuria sine damnum. ये वो सिचुएशन है जहां पे लीगल इंजरी हुई है बट डैमेज नहीं हुआ है। लीगल इंजरी का मतलब होता है वायलेशन ऑफ राइट्स। दिस इज इंपॉर्टेंट, इफ यू विश यू कैन ऑल्सो नोट इट डाउन समवेयर। सो लीगल इंजरी मतलब वायलेशन ऑफ राइट्स, साइन मतलब विदाउट, डैमनम मतलब डैमेज। ठीक है, यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं विच इज देयर इन योर टॉस बुकलेट। एक क्लासिक केस है, केस ऑफ लीगल केस है ये, केस ऑफ एशबी वर्सेस वाइट। ठीक है, सो एशबी वर्सेस वाइट एक लीगल केस था जिसका एग्जांपल मोस्टली बुक्स में दिया गया है टू एक्सप्लेन द मैक्सिम ऑफ इंजुरिया साइन डैमनम। इस लीगल केस में लीगल इंजरीज हुई थी बट डैमेज नहीं हुआ था। ठीक है, सो केस क्या था? केस यहाँ पे एक था वोटिंग को लेकर, इसको वोटर केस भी बोलते हैं। सो इलेक्शंस में जो वोटिंग होती है उस पे बेस्ड एक केस था। ठीक है, लेट्स से इसको और क्लैरिफाई करते हैं केस को, जैसे मैं हूं, ठीक है, और मेरी एक फेवरेट पॉलिटिकल पार्टी है, पार्टी एक्स। ठीक है, तो मैं एक पार्टी एक्स के कैंडिडेट को वोट करना चाहता था ताकि वो जीत जाए। ठीक है, सो मैं ऑन अ डेजिग्नेटेड डेट पोलिंग बूथ जाता हूँ जहाँ पे पोलिंग होनी है, और वहाँ पे टाइमिंग्स हैं 4 PM। तो पोलिंग हम 4 बजे तक कर सकते हैं। तो मैं पोलिंग बूथ पे पहुंच जाता हूँ एट 3:50। 10 मिनट बचे हैं 4 बजने पे, और मैं चाहता हूँ कि मेरा फेवरेट कैंडिडेट को मैं वोट दूं ताकि वो पॉलिटिकल पार्टी जीते। ठीक है, बट यहाँ पे होता क्या है कि फॉर सम रीजन जो पोलिंग ऑफिसर है, रिटर्निंग ऑफिसर जो होता है उस बूथ का, उसने मुझे वोट नहीं देने दिया। आई एम नॉट अलाउड टू कास्ट माई वोट। तो टाइम था, कोई वैलिड रीजन नहीं था, उसने रीजन बताया नहीं, और मैं वोट नहीं दे पाया। तो मेरा जो फेवरेट कैंडिडेट था, कैंडिडेट एक्स, मिस्टर एक्स, उसको मैं वोट नहीं दे पाया। ठीक है, सो डिसअपॉइंटेड मैं वापस घर लौट गया। 2 दिन बाद रिजल्ट्स आ गए, मेरा फेवरेट कैंडिडेट मिस्टर एक्स जीत गया। ऑल्दो मैं वोट नहीं दे पाया था उनको, बट फिर भी वो जीत गया कैंडिडेट, और वो पॉलिटिकल पार्टी पार में आ गई। नेक्स्ट डे मैं जाता हूँ इन अ सिविल कोर्ट टू फाइल अ केस ऑफ टॉर्ट अगेंस्ट द रिटर्निंग ऑफिसर, पोलिंग बूथ ऑफिसर, जिसने मुझे वोट कास्ट नहीं करने दिया। यहाँ पे क्या होगा, क्या केस बनेगा? अभी बताया गया था कि जो मेरा फेवरेट कैंडिडेट था, जिसको मैं चाहता था कि वो जीते, वो ऑलरेडी जीत चुका है। ठीक है, तो क्या यहाँ पे टॉर्ट का केस बनेगा अगेंस्ट द रिटर्निंग ऑफिसर? यस, यहाँ पे केस बनेगा। ठीक है, केस इसलिए बनेगा क्योंकि मेरी जो लीगल राइट्स थी वो वायलेट हो गई हैं। यहाँ पे फोकस वाज ऑन लीगल राइट्स। कौन सी लीगल राइट? लीगल राइट टू कास्ट अ वोट। वोट देना अपने कैंडिडेट को मेरा लीगल राइट था, जो कि मुझे नहीं देने दिया गया, जिसकी वजह से मेरी वो राइट्स वायलेट हो गई हैं। डैमेज हुआ? नहीं, डैमेज नहीं हुआ। डैमेज इसलिए नहीं हुआ क्योंकि जो मिस्टर एक्स था, मेरा मेरा फेवरेट कैंडिडेट, वो इलेक्शन जीत चुका है, इसलिए देयर इज नो डैमेज। बट यहाँ पे राइट्स वायलेशन हुआ है क्योंकि मुझे वोट नहीं देने दिया गया। ठीक है, सो थ्रू दिस एग्जाम्पल यू कैन अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ इंजुरिया साइन डैमनम। लीगल इंजरी हो गई, डैमेज नहीं हुआ, बट टॉर्ट हुआ, यस टॉर्ट हो गया। ठीक है, कमिंग टू द फ्लिप साइड, दूसरी साइड, डैमनम साइन इंजुरिया। ठीक है, इसी मैक्सिम का रिवर्स, डैमनम साइन इंजुरिया, डैमेज
विदाउट लीगल इंजरी। यहाँ पे डैमेज हुआ है बट लीगल इंजरी नहीं हुई है। ठीक है, एग्जाम्पल्स, इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं। एक्सप्लेनेशन में ज़्यादा कुछ नहीं है बिकॉज यू हैव ऑलरेडी बीन टोल्ड अबाउट दी मीनिंग्स ऑफ दीज वर्ड्स। उन्हीं वर्ड्स को तुम्हें रिवर्स कर देना है। एग्जाम्पल यहाँ पे लेते हैं जहाँ पे हमें ये दिखाना है कि हमें डैमेज हुआ बट इंजरी नहीं हुई। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मेरा बचपन से एक शौक था कैफे खोलने का। ठीक है, मुझे एक थीम कैफे खोलना था जहाँ पे बढ़िया से लाइटिंग हो, लोग आके कॉफी पिए, बेवरेजेस एंजॉय करें। और बहुत पैसे बचाने के बाद मैंने फाइनली एक कैफे ओपन किया। ठीक है, सो उसमें जितना भी फंड्स है मैंने सारा लगा दिया, बहुत सारा उसमें क्रिएटिव माइंड लगाया और वो कैफे ओपन हुआ। कैफे ओपन होने के बाद कस्टमर्स आने शुरू हो गए एंड थैंकफुली बिजनेस अच्छा होने लगा। इमीडिएटली आफ्टर 1 मंथ, 30 डेज के बाद जस्ट मेरे बगल में किसी और ने वही आइडियाज कॉपी पेस्ट करके कैफे खोल दिया। प्रोडक्ट्स थोड़े से डिफरेंट बट सेम आइडियाज। ठीक है, सो यहाँ पे क्या हुआ कि मेरे कैफे के बगल में 1 महीने बाद एक नया कैफे खुल जाता है। ठीक है, यहाँ पे मुझे डैमेज होगा, यस, मुझे सीवियर डैमेज होगा। ठीक है, क्योंकि मोस्टली कस्टमर्स अब उस कैफे को भी ट्राई करना चाहेंगे। सो यहाँ पे एक सीवियर मॉनेटरी लॉस होगा। सो दिस इज डैमेज। ठीक है, बट डैमनम साइन इंजुरी विदाउट लीगल इंजरी। मुझे लीगल इंजरी हो रही है यहाँ पे? नहीं, मुझे कोई लीगल इंजरी नहीं हो रही है बिकॉज मेरी राइट वायलेट नहीं हो रही है। वो कैफे ओनर ये नहीं कह रहा कि तुम काम मत करो। ठीक है, तो मैं जैसे पहले काम कर रहा था मैं वैसे आज भी काम कर सकता हूँ। मेरी लीगल राइट्स वायलेट नहीं हो रही हैं। कोई भी ऐसा लॉ नहीं है जो बोले कि मेरे बगल में कैफे कोई और नहीं खोल सकता। ठीक है, जिसका जहां मन करता है इंडिया में वो वहां पे वो प्रोफेशन और ट्रेड कर सकता है। सो अगर मेरे बगल में दूसरे इंसान ने भी कैफे स्टार्ट कर दिया तो इसमें मेरा लीगल राइट्स का वायलेशन नहीं है, क्योंकि वो कोई इलीगल काम नहीं कर रहा है। ठीक है, ये कई बार देखा गया है कि एक ही मार्केट में कई सारे रेस्टोरेंट एक साथ होते हैं, कई सारी शॉप्स एक साथ होती हैं। ठीक है, मेडिसिन शॉप्स एक क्लासिक एग्जांपल है, केमिस्ट की शॉप्स कई सारी मिलती हैं इन फ्रंट ऑफ हॉस्पिटल्स। ठीक है, तो अगर किसी हॉस्पिटल के सामने केमिस्ट शॉप है, हो सकता है आफ्टर 1 मंथ उसके बगल में एक और केमिस्ट शॉप आ जाए, बट यहाँ पे पहले वाले की राइट्स वायलेट नहीं हो रही है। इसलिए दिस इज अ केस ऑफ डैमनम साइन इंजुरी। डैमेज हो गया है, पैसे का नुकसान हो गया है, बट लीगल इंजरी उसको नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक इज हु कैन sue इन टॉर्ट्स। टॉर्ट्स के लॉ में कौन स्यू कर सकता है, कौन केस डाल सकता है। ठीक है, यहाँ पे स्यू मीन्स हु कैन फाइल अ लीगल केस फॉर टॉर्ट्स, मतलब हु इज केपेबल टू टेक लीगल एक्शन, किसमें कैपेसिटी है लीगल एक्शन लेने की। बुलेट पॉइंट्स में नंबरिंग वाइज, पहला इज द स्टेट। यहाँ पे द स्टेट मतलब गवर्नमेंट और उसकी एजेंसीज। ठीक है, सो स्टेट का मतलब होता है द सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट इंडिया में हम बोलते हैं यूनियन ऑफ इंडिया। तो जो केसेस सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ होते हैं वो होते हैं केस ऑफ मिस्टर एक्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। दूसरा इज स्टेट गवर्नमेंट, गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश। ठीक है, सो अगर मेरा स्टेट हो रहा है विद गवर्नमेंट ऑफ यूपी, इट विल बी अ लीगल केस ऑफ मिस्टर एक्स विद स्टेट ऑफ यूपी, स्टेट ऑफ केरला। स्टेट में एक और चीज जो आती है वो आती है ऑर्गेनाइजेशंस। सारी ऑर्गेनाइजेशंस, सारे ऑफिसेज, सारे एजेंसीज जो सरकारी हैं वो काउंट होते हैं स्टेट में, क्योंकि उनको बनाने वाला स्टेट है। स्टेट मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या गवर्नमेंट ऑफ एनी स्टेट। ठीक है, सो वो सब स्टेट में काउंट होते हैं। नाउ स्टेट कैसे केस डाल सकता है हमारे ऊपर। ठीक है, स्टेट हमारे ऊपर ऐसे केस डाल सकता है क्योंकि स्टेट जो है इट हैज अ लीगल पर्सनालिटी। ठीक है, तो मैंने अगर कुछ गलत किया या टॉट किया स्टेट गवर्नमेंट की किसी एजेंसी के साथ, तो वहां पे उस एजेंसी का एमडी या डायरेक्टर केस नहीं डालेगा। केस वुड बी इन द नेम ऑफ स्टेट, क्योंकि उसको रिप्रेजेंट कर रहा है स्टेट। एजेंसी बनाई गई है स्टेट लेजिस्लेचर द्वारा।
ठीक है। सो फर्स्ट कीवर्ड इज स्टेट हैज अ लीगल सेपरेट पर्सनालिटी। दूसरा, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज है कि स्टेट कैन बी स्यूड ओनली इन डिस्चार्ज ऑफ नॉन सॉवरेन फंक्शंस। ठीक है। सो मैं अगर स्टेट पे केस डालना चाहता हूँ तो मैं वो स्टेट पे केस तभी पड़ेगा जब वो स्टेट कोई ऐसा काम कर रहा था जो कि नॉन सॉवरेन फंक्शन था। दो तरह के फंक्शंस होते हैं स्टेट के, सॉवरेन फंक्शन, नॉन सॉवरेन फंक्शन। सॉवरेन फंक्शन अभी हम आगे बताएंगे इन अनदर टॉपिक। नॉन सॉवरेन फंक्शंस मतलब ऐसे काम जो वो स्टेट की कैपेसिटी में नहीं कर रहा था, जो नॉर्मली उसको करना चाहिए। ठीक है। उन फंक्शंस के लिए स्टेट स्यू हो सकता है। सॉवरेन फंक्शंस वो होते हैं जो नॉर्मली गवर्नमेंट या गवर्नमेंट बॉडी, गवर्नमेंट ऑफिस को करने हैं, जो उसके फंक्शंस हैं। तो उन फंक्शन से हट के अगर कोई वो काम कर रहा है तो वहां पे स्टेट स्यू हो सकता है। ठीक है। सॉवरेन फंक्शंस में जो उसके फंक्शंस ऑलरेडी हैं उन पे स्टेट पे हम केस नहीं डाल सकते, बिकॉज वहां पे स्टेट को मिली होती है सॉवरेन इम्यूनिटी। इम्यूनिटी मतलब होता है बचाव, प्रोटेक्शन। ठीक है। सो स्टेट अगर खुद के कामों में कुछ कर रहा है और हम उसको स्यू करते हैं तो वहां पे हम स्यू नहीं कर पाएंगे, क्योंकि स्टेट को वहां पे सॉवरेन इम्यूनिटी मिली है। सॉवरेन इम्यूनिटी अभी आगे पता चलेगी। यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात यह है कि स्टेट को हम तभी स्यू कर पाएंगे जब वो कोई ऐसे काम कर रहा है विच आर नॉन सॉवरेन फंक्शंस, अंडरलाइन नॉन सॉवरेन फंक्शंस। दूसरा इज कॉर्पोरेट्स। सेकेंड इज कॉर्पोरेट्स। कॉर्पोरेट्स मतलब कंपनीज, मल्टीनेशनल कंपनीज, बिजनेस एंटिटीज। ठीक है। प्रोप्राइटरशिप फर्म्स, ये सब चीजें कॉर्पोरेट्स में आती हैं। सो कॉर्पोरेट स्यू कर सकते हैं, मतलब यह है कि कॉर्पोरेट मुझ पे लीगल एक्शन ले सकते हैं। वो लीगल एक्शन होगा इन द नेम ऑफ कंपनी, नॉट इन नेम ऑफ एम्प्लॉय ऑफ अ कंपनी। क्योंकि जस्ट लाइक स्टेट्स, companies also have a separate legal identity. You have to underline separate legal identity. So corporates have a distinct personality. उनकी एक लीगल पर्सनालिटी होती है जिसकी वजह से वो किसी पे केस कर सकते हैं और उन पे खुद पे भी केस हो सकता है उन्हीं के नाम से। ठीक है। इसके एग्जांपल्स लेते हैं कि हमने इसी लेक्चर में बीच में न्यूज़पेपर का मेंशन किया था। ठीक है। सो लेट्स हाइपोथेटिकली अज्यूम द टाइम्स ऑफ इंडिया। सो द टाइम्स ऑफ इंडिया इज ए न्यूज़पेपर। तो द टाइम्स ऑफ इंडिया ने अगर गलती से, जो हमने एग्जांपल लिया था, डिफेमेशन कर दिया किसी मिनिस्टर का, सो यहाँ पे मिनिस्टर स्यू कर सकता है द टाइम्स ऑफ इंडिया कंपनी को इन इट्स ओन नेम। ओके। यहाँ पे वो एडिटर को अलग से इंडिपेंडेंटली सू नहीं करेगा, वो डायरेक्टली कंपनी को सू कर सकता है, बिकॉज कंपनी की एक सेपरेट लीगल डिस्टिंक्ट पर्सनालिटी होती है। ठीक है। सो ये लाइन इंपॉर्टेंट है दैट कंपनीज हैव अ सेपरेट लीगल डिस्टिंक्ट पर्सनालिटी। तो हाँ, वो टाइम्स ऑफ इंडिया को सू करेगा। एक और एग्जांपल लेते हैं, अमेजन। ऑल ऑफ अस यूज अमेजन, हम सब अमेजन यूज करते हैं डिलीवरीज के लिए। फॉर एग्जांपल, तुमने अमेजन से एक आईफोन मंगाया। ये क्लासिक एग्जांपल इसलिए क्योंकि पहले ही कई बार ये हैपनिंग्स हो चुकी हैं। सो किसी ने अमेजन से आईफोन ऑर्डर किया और आफ्टर अ डेस्परेट वेट ऑफ 3 days उसको फाइनली आईफोन डिलीवर हुआ। सो जब उस बायर ने जल्दी से एक्साइटमेंट में पैकेट खोला, आईफोन बॉक्स खोला, उसकी फोटोग्राफ ली, ठीक है, फैमिली के साथ, तो जब बॉक्स खुलता है तो उसमें आईफोन की जगह एक साबुन नजर आता है। ठीक है, सोप। सो यहाँ पे ऑर्डर प्लेस किया गया था अमेजन को। अमेजन का कॉन्ट्रैक्ट होता है एक दूसरी कंपनी से डिलीवरीज के लिए, और दूसरी कंपनी हायर करती है डिलीवरी बॉयज। बट क्या यहाँ पे बायर डिलीवरी बॉय को सू करेगा? नहीं। क्या वो डिलीवरी एजेंसी को सू करेगा? नहीं। वो सू करेगा अमेजन को, बिकॉज अमेजन जस्ट लाइक कॉर्पोरेट्स हैज गॉट अ लीगल सेपरेट पर्सनालिटी। प्रॉब्लम अमेजन के साथ हुई है तो यहाँ पे केस अमेजन के साथ बनेगा। ठीक है। सिमिलरली अगर मिस्टर बी ने कैश ऑन डिलीवरी ऑर्डर किया और ऑर्डर लेके भाग गया, कौन सी होगा? मिस्टर बी सी होंगे।
कौन केस करेगा? Amazon कंपनी केस करेगी, ना कि डिलीवरी बॉय। ठीक है, सो कॉर्पोरेट्स कैन sue एंड बी sued, दोनों चीजें वाइस वर्सा। ठीक है, तीसरा इज इन्फेंट्स। इन्फेंट्स मतलब होते हैं बहुत छोटे बच्चे, 6 महीना, ठीक है, 1 साल, 3 months, इनको हम इन्फेंट्स बोलते हैं। सो क्या इन्फेंट्स टॉर्ट्स का केस डाल सकते हैं? ऑल्दो दिस साउंड्स बिट वियर्ड कि एक 3 महीने का बच्चा केस कैसे कर सकता है, बट द फैक्ट इज दैट यस, इन्फेंट्स कैन sue इन अ केस ऑफ टॉर्ट। नाउ 4 महीने का बच्चा किस तरह से केस डालेगा? 4 महीने का बच्चा केस बिल्कुल डाल सकता है टॉर्ट्स के लिए। वो केस डालेगा थ्रू हिज लीगल गार्जियन, जो कि होते हैं पेरेंट्स। ठीक है, अब सेकंड जो क्वेश्चन जो यहाँ पे इमिडिएटली पॉपअप होता है वो ये है कि एक 3 महीने के बच्चे को केस डालने की जरूरत क्यों पड़ी? ठीक है, बिकॉज उसका माइंड ऑब्वियसली नॉट डेवलप्ड, तो वो चीज़ों को कैसे इंटरप्रेट कर सकता है केस डालने के लिए? पहली चीज़ है कि इन्फेंट्स कैन बी कंसिडर्ड एज एक्टर्स इन अ केस ऑफ टॉर्ट, वो केस डाल सकते हैं। ठीक है, दूसरा थ्रू पेरेंट्स, दे कैन sue एनीवन थ्रू देयर पेरेंट्स, जो कि लीगल गार्जियंस होते हैं। ठीक है, तीसरा वो क्यों डालेंगे? एक 2 महीने का बच्चे के तरफ से केस क्यों आएगा किसी के पास? वो केस इसलिए आएगा बिकॉज एन इन्फेंट कैन sue for the injuries which have been suffered during pregnancy. You have to focus on this, ध्यान से सुनना। Infant can sue for the injuries suffered during pregnancy. So when the infant was inside the womb of a mother, तब जो इंजरीज हुई हैं उन इंजरीज के लिए इन्फेंट थ्रू पेरेंट्स किसी को भी स्यू कर सकता है। मतलब व्हेन अ लेडी वाज प्रेग्नेंट, उस समय कुछ ऐसी रॉन्गफुल एक्ट्स हुई हैं जिसका इफेक्ट उस डेवलपिंग इन्फेंट पे पड़ा है। ठीक है, और उसके बाद वंस ही इज इन दिस वर्ल्ड, तब ही और शी कैन sue थ्रू हिज पेरेंट्स। दिस इज डिफिकल्ट लिटिल बिट, इसको एग्जांपल के थ्रू करते हैं। एग्जांपल्स इज एक जो बहुत मेजर हैपनिंग इंडिया में जो हुई थी, वो थी भोपाल गैस ट्रेजेडी। सबने कहीं ना कहीं ये वर्ड सुना होगा। सो भोपाल गैस ट्रेजेडी में देयर वाज अ कंपनी, यूनियन कार्बाइड, जिसका एक प्लांट था भोपाल सिटी में। उस प्लांट में गैस लीक हो गई थी, अ पॉइजनस टॉक्सिक गैस। तो उस गैस लीक की वजह से बहुत सारे लोग वो मर गए थे ऑन द स्पॉट, आफ्टर 2 days, आफ्टर अ वीक। उसमें सफरर्स में कुछ ऐसी लेडीज थी जो प्रेग्नेंट थी, ठीक है, जिन्होंने वो टॉक्सिक गैस इनहेल कर ली, और उस टॉक्सिक गैस का इफेक्ट पड़ा उनके अनबॉर्न चाइल्ड पे। ठीक है, तो यहाँ पे जो डिलीवरीज हुई आफ्टर एक्स नंबर ऑफ मंथ्स, तो जब बच्चे पैदा हुए तो उनमें डिफॉर्मिटीज मिली, और जब उनकी क्लिनिकल स्टडीज हुई तो पता चला ये बच्चों में डिफॉर्मिटीज हैं क्योंकि उन्होंने वो टॉक्सिक गैस उनकी मदर ने इनहेल करी थी व्हेन दे वर प्रेग्नेंट। सो इस केस में few infants sued यूनियन कार्बाइड थ्रू their पेरेंट्स। ठीक है, सो यहाँ पे इन्फेंट को इंजरीज हुई हैं उस समय जब उसकी मदर प्रेग्नेंट थी, और फिर उसके बाद इन्फेंट ने सू किया है थ्रू पेरेंट्स। कोर्ट ने ये केसेस एक्सेप्ट किए हैं और एक्सेप्शनल डैमेजेस ऑर्डर किए थे उन मदर्स को, बिकॉज कोर्ट अग्रीड दैट यस, गलती हुई है, और बिकॉज ऑफ इनहेलेशन ऑफ दैट गैस ये बच्चों में डिफॉर्मिटीज हुई हैं, बच्चे में प्रॉब्लम्स हुई हैं। ठीक है, सो दिस इज हाउ इन्फेंट्स कैन sue इन टॉर्ट्स। नेक्स्ट जो हमें फैक्टर लेना है दैट इज माइनर्स। सो इन माइनर्स हमें एक चीज़ ये ध्यान रखनी है कि माइनर्स की पोजीशन टॉर्ट्स में अलग होती है व्हेन वी कंपेयर इट विद लॉ ऑफ क्राइम्स एंड लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। ठीक है, सो लॉ ऑफ क्राइम्स में माइनर्स को हम अलग ट्रीट करते हैं एडल्ट से। सो एडल्ट की पनिशमेंट अलग होगी, माइनर्स की पनिशमेंट अलग होगी। देयर आर डिफरेंट सेक्शंस फॉर माइनर्स एंड एडल्ट्स इन क्राइम्स, उनका ट्रीटमेंट अलग अलग होता है।
सिमिलरली कॉन्ट्रैक्ट्स में उनका ट्रीटमेंट अलग होता है। फॉर एग्जाम्पल, कॉन्ट्रैक्ट्स में किसी ने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया एक माइनर के साथ, ठीक है, और बाद में वो कॉन्ट्रैक्ट वायलेट हो गया, उसके क्लॉजेस को ऑनर नहीं किया, तो जब ये केस कोर्ट में जाएगा तो कोर्ट इसको स्ट्रेट अवे कैंसिल कर देगा, बिकॉज कॉन्ट्रैक्ट्स में माइनर्स की पोजीशन कंसिडर नहीं होती है। एनी कॉन्ट्रैक्ट डन विद अ माइनर इज कंसिडर्ड नल एंड वॉइड। तो किसी कोई अगर इंसान अगर कॉन्ट्रैक्ट करता है 16 साल के 17 साल के बच्चे से, और बाद में वो पता चलता है कि उस समय माइनर था, तो कोर्ट उस कॉन्ट्रैक्ट को कंसिडर करेगा ही नहीं, ठीक है, इवन इफ द पर्सन एंटरिंग इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट न्यू दैट दिस इज अ माइनर। तो मैं अगर किसी 17.5 years old के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूँ और मुझे मालूम है कि वो 17.5 years old है, और 6 महीने बाद वो कॉन्ट्रैक्ट को ऑनर नहीं करता है और मैं कोर्ट जाता हूँ, तो वहां पे ये केस एंटरटेन नहीं होगा, बिकॉज माइनर के साथ अगर कॉन्ट्रैक्ट होता है तो उसको बोला जाता है वॉइड एब इनिशियो। वॉइड मतलब कि कंसिडर नहीं होगा, ठीक है, एब इनिशियो स्टार्टिंग से। तो जज बोलता है कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है ये स्टार्टिंग से ही इनवैलिड है, क्योंकि ये एक माइनर के साथ हुआ है, इसलिए दिस इज वॉइड एब इनिशियो। नाउ कमिंग टू द पोजीशन इन लॉ ऑफ टॉर्ट्स। टॉर्ट्स में देयर इज अ डिफरेंस, बिकॉज टॉर्ट्स में माइनर मेजर की तरह ही लायबल होता है, ठीक है। माइनर माइनर कैन नॉट एस्केप पनिशमेंट और लायबिलिटी इन टॉर्ट्स। तो लॉ ऑफ टॉर्ट्स में माइनर भी माना जाएगा कि हाँ उसने टॉर्ट किया है, ठीक है। बट यहाँ पे एक सब्जेक्टिव एस्पेक्ट ये है कि यहाँ पे डिपेंड करेगा कि उसकी एक्ट क्या थी, रॉन्गफुल एक्ट क्या थी, ठीक है, उसने टॉर्ट किस तरह से किया और कौन सा टॉर्ट किया। और यहाँ पे एक और चीज जो कंसिडर होती है, दैट इज द मेंटल मैच्योरिटी ऑफ द माइनर, ओके। तो अगर एक 6 साल के बच्चे ने एक स्टिक लेके मेरी कार के हेडलाइट पे मारी, ठीक है, और हेडलाइट अगर टूट गई, तो वहां पे हम उसको स्यू नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे उसके पेरेंट्स डैमेजेस देंगे। ऑल्दो डैमेज हुआ है, बट वो बच्चे से हम डैमेजेस एक्सपेक्ट नहीं करेंगे, बिकॉज ही इज टू यंग। सो हियर हिज पेरेंट्स वुड बी पेइंग द डैमेजेस, ओके। सेम पोजीशन हम अज्यूम करते हैं ऑफ अ पर्सन हु इज 17 years old। तो इफ अ 17 years old boy hits my car with a stick, 17 साल का बच्चा अगर स्टिक से हेडलाइट पे मारता है, तो यहाँ पे पनिशमेंट उसको होगी, वो प्रॉपरली लायबल माना जाएगा। ऑल दो डैमेजेस उसके पेरेंट्स देंगे, बट उस पर एक्शन होगा, क्यों? बिकॉज ही 17 years old। उसको क्लियरली मालूम है कि वो जो कर रहा है उसका कॉन्सिक्वेंस क्या होने वाला है, हेडलाइट टूटेगी, ही कैन प्रिडिक्ट दैट। तो मेंटल मेच्योरिटी पे डिपेंड करेगा। अगर लगता है कि जो अक्यूज है, जो टॉर्टफीजर है, उसको मालूम है कि उसके एक्शंस का कॉन्सिक्वेंस क्या होगा, देन ही टू वुड बी टेकन इनटू कंसिडरेशन। हो सकता है उसको जुवेनाइल होम भेजें, उसको काउंसलिंग ऑर्डर करें, ठीक है, वॉट एवर, बट इट विल डिपेंड ऑन हिज एक्ट। उसके बाद एक दूसरा जो नेक्स्ट एलिमेंट है, दैट इज हस्बैंड एंड वाइफ। क्या हस्बैंड एंड वाइफ केस डाल सकते हैं एक दूसरे पे, ठीक है। सो ऑल्दो ये उतना स्ट्रेट नहीं है जितना स्ट्रेट लगता है। हस्बैंड एंड वाइफ का एक दूसरे पे केस डालना टॉर्ट्स में, इज इट अलाउड और नॉट? और इसमें दो व्यूज हैं, एक है क्लासिकल व्यू और एक है मॉडर्न व्यू। क्लासिकल व्यू मतलब वो व्यू जो ट्रेडिशनली जो हम मानते आए हैं बहुत सालों से, पोजीशन क्या है वो देखते हैं पहले। क्लासिकल व्यू में क्या है कि husband and wife cannot sue each other as long as they are acting in capacity of husband and wife। तो हस्बैंड वाइफ को sue नहीं कर सकता, वाइफ हस्बैंड को sue नहीं कर सकती है, तब तक जब उनकी कोई भी डिस्प्यूट या टॉर्ट उस कैपेसिटी में कंडक्ट हुआ है, कमिट हुआ है, जब वो हस्बैंड एंड वाइफ थे, ठीक है। एग्जाम्पल ले लेते हैं घर के अंदर, when this couple is acting as husband and wife। अब यहाँ पे वाइफ हस्बैंड को स्यू नहीं कर सकती फॉर न्यूसेंस, ओके। हाँ, मतलब ये ऑब्वियसली हर घर में होता है, बट इधर टॉर्ट का केस नहीं बनता, वाइफ नहीं स्यू कर पाएगी कि वो न्यूसेंस कर रहा है,
ठीक है। सिमिलरली हस्बैंड कैनॉट sue वाइफ फॉर ट्रेसपास, ठीक है। तो इन केसेस में हस्बैंड एंड वाइफ एक दूसरे को sue नहीं कर सकते हैं जब वो हस्बैंड और वाइफ की कैपेसिटी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने एग्जांपल लिया न्यूसेंस का और ट्रेसपास का। तो ये दोनों न्यूसेंस ट्रेसपास के लिए एक दूसरे को sue नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जज बोलेगा कि क्लैरिटी नहीं है, यहाँ पे हम कैसे आइडेंटिफाई करें, क्योंकि रिलेशन इज क्वाइट क्लोज, ठीक है। कहाँ पे ये लोग sue कर सकते हैं? हस्बैंड एंड वाइफ कैन sue ईच अदर व्हेन दे आर नॉट एक्टिंग एज हस्बैंड एंड वाइफ। एग्जाम्पल एग्जाम्पल लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल विप्रो कंपनी, HCL, इन्फोसिस, ठीक है। किसी भी कंपनी में यही कपल काम कर रहा है एज एम्प्लॉइज, ठीक है। सो हस्बैंड इज सेल्स मैनेजर, वाइफ इज मार्केटिंग मैनेजर। तो वंस इन ऑफिस दे आर नॉट जस्ट हस्बैंड एंड वाइफ, दे आर ऑल्सो होल्डिंग इंडिपेंडेंट डिफरेंट पोजिशंस। तो हस्बैंड अगर एक दूसरे डिपार्टमेंट का मैनेजर है, वाइफ दूसरे डिपार्टमेंट की मैनेजर है, तो वहां पे ये लोग एक दूसरे को स्यू कर सकते हैं फॉर टॉर्ट्स, बिकॉज यहाँ जो टॉर्ट कंडक्ट हो रहा है वो हस्बैंड और वाइफ की कैपेसिटी में नहीं हो रहा है, वो हो रहा है एज एम्प्लॉइज, मैनेजर ऑफ एक्स डिपार्टमेंट वर्सेस मैनेजर ऑफ वाई डिपार्टमेंट। सो इधर दे कैन सू ईच अदर फॉर टॉर्ट्स, ठीक है। नाउ मॉडर्न व्यू में ये है, जैसे हमने मेंशन किया था कि मॉडर्न व्यू भी होता है। मॉडर्न व्यू में ये होता है कि नाउ ग्रेजुअली इन पोजीशंस को देखा जा रहा है हस्बैंड्स और वाइफ्स की, कि हम उनको एक दूसरे को अलाउ कर सकते हैं कि नहीं sue करने के लिए, ठीक है। बट मोस्टली टॉर्ट्स में नहीं होता है, ये क्रिमिनल लॉ में होता है, जहाँ पे एलिगेशंस काफी सीरियस होते हैं, इंजरीज विजिबल होती हैं, चाहे वो मॉनेटरी लॉस को लेके हों, फिजिकल अब्यूज को लेके हों, तो वो क्रिमिनल लॉ में ज्यादा विजिबल फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, कमिंग टू द टॉपिक, एक्टर्स इन अ टॉर्ट। एक्टर्स का मतलब यहाँ पे वो बॉलीवुड एक्टर्स से नहीं है। एक्टर्स इन अ टॉर्ट का मतलब होता है कि जब भी टॉर्ट का लीगल केस डाला जाएगा, तो कौन कौन से लोग हैं जो उसमें इन्वॉल्व होते हैं। So actors in a tort means all those people who are involved in a legal case of tort. तो जैसे ही कोर्ट ऑफ लॉ में एक लीगल केस गया टॉर्ट का, जो भी लोग वहां पे इन्वॉल्व हैं उनको हम एक्टर्स बोलते हैं। किसी भी लीगल केस में तुम सबको मालूम है कि दो पार्टीज होती हैं, एक जो खुद को बताती है और दूसरा जो ब्लेम करती है कि मेरे साथ ऐसा हुआ, इसने ऐसा किया, ठीक है। सो देयर आर टू पार्टीज, जहां पे एक है प्लेंटिफ। प्लेंटिफ में प्लेंट मतलब होता है कंप्लेंट, ठीक है। सो कंप्लेंट वर्ड हैज बीन टेकन फ्रॉम प्लेंट। प्लेंटिफ मतलब वो आदमी जो कंप्लेंट कर रहा है। तो अगर मैं प्लेंटिफ हूं तो मैं शिकायत कर रहा हूं कोर्ट में, सो प्लेंटिफ को कंप्लेनेंट भी बोलते हैं, ठीक है। सो प्लेंटिफ, अगर मैं कोई कंप्लेंट लेके गया हूं कि मेरे साथ टॉर्ट हुआ, एक्स ने टॉर्ट किया, तो मैं बन गया प्लेंटिफ एंड कंप्लेनेंट, ठीक है। और जिसने टॉर्ट किया, जैसे अभी एक्स बोला हमने, एक्स ने टॉर्ट किया मेरे साथ, तो एक्स है डिफेंडेंट, क्योंकि एक्स को खुद को बचाना है। किससे बचाना है? मुझसे बचाना है, क्योंकि मैं कंप्लेंट करूंगा, मैं लीगल केस कर रहा हूँ। तो जिस पे लीगल केस होता है, जिसको खुद को बचाना होता है पनिशमेंट से, उसको बोलते हैं डिफेंडेंट, क्योंकि वो डिफेंस करेगा अपना। सो डिफेंडेंट इज डिफेंस करने वाला जो खुद को बचाएगा फ्रॉम द एक्शन ऑफ कोर्ट। और डिफेंडेंट को टॉर्ट फीजर भी बोलते हैं। टॉर्ट फीजर मतलब द पर्सन हु हैज कमिटेड टॉर्ट। सो टॉर्ट करने वाले को टॉर्ट फीजर भी बोला जाता है, ओके। सिंपल लैंग्वेज, इसको हम अक्यूज भी बोल सकते हैं, जिसपे ब्लेम डाला गया है कि उसने गलत काम किए, ठीक है। सो दो पार्टीज, प्लेंटिफ, प्लेंटिफ मतलब कंप्लेनेंट, कंप्लेनेंट मतलब सफरर, सफरर मतलब अग्रीड, दुखी, जिसका नुकसान हुआ है। दूसरी तरफ डिफेंडेंट, जिसको खुद को बचाना है, वो टॉर्ट फीजर भी है, वो अक्यूज भी है, किसी कुछ गलत काम उसने टॉर्ट किया है, ठीक है। नाउ इसके बाद नेक्स्ट इज डिफेंसेस इन अ टॉर्ट। लॉ ऑफ टॉर्ट में डिफेंसेस क्या होते हैं? डिफेंसेस मतलब वो सारे एक्सक्यूजेस जो डिफेंडेंट लेगा खुद को बचाने के लिए। तो अगर मुझ पे कोई केस लगा है, तो मैं कुछ डिफेंसेस लूंगा, मैं कोशिश करूंगा बचने की। तो जो मैं डिफेंसेस लूंगा उनको बोलते हैं डिफेंसेस इन टॉर्ट्स। टॉर्ट्स के एग्जांपल्स ऑलरेडी हो चुके हैं,
हम डिफेंसेस पे आते हैं। सो पहला डिफेंस इज सॉवरेन इम्यूनिटी। सॉवरेन इम्यूनिटी जब हमने स्टेट की बात करी थी, एक्टर्स इन अ टॉर, तो हमने एक स्टेट का मेंशन किया था। तो स्टेट में सॉवरेन इम्यूनिटी आई थी। सॉवरेन मतलब होता है वो फंक्शंस जो स्टेट करता है, मतलब गवर्नमेंट करती है। ठीक है, ये सारे मोनोपोली फंक्शंस होते हैं जिनको सिर्फ गवर्नमेंट ही कर सकती है। इम्यूनिटी मतलब होता है बचाव। तो गवर्नमेंट जब अपने मोनोपोली फंक्शंस करती है तो लॉ उसको कुछ प्रोटेक्शन देता है, बचाव देता है। उसको हम बोलते हैं सॉवरेन इम्यूनिटी। तो स्टेट को सॉवरेन इम्यूनिटी मिलती है व्हेन द स्टेट इज डूइंग द एक्ट्स ऑफ स्टेट। वो सारे काम जो स्टेट नॉर्मली करता है। कौन से काम? जैसे पुलिस वालों का काम है प्रोटेक्शन करना, ठीक है। आर्मी का काम है डिफेंस करना। नगर निगम का काम है रोड बनाना, लाइट्स ठीक करना, ठीक है। रेलवे का काम है ट्रेन्स की मूवमेंट को इंश्योर करना। तो ये सारे सॉवरेन फंक्शंस होते हैं। सॉवरेन फंक्शंस का एग्जांपल जो हम दे सकते हैं दैट इज पोजीशन इन जम्मू कश्मीर, पोजीशन इन नॉर्थ ईस्ट। ये कुछ स्पेसिफिक एरियाज हैं इंडिया में जहाँ पे आर्मी प्रेजेंस बहुत ज्यादा है, बिकॉज इन्फिल्ट्रेशन होती है, बॉर्डर से टेररिस्ट चले आते हैं, ठीक है। सो इन स्टेट्स में क्या होता है कि आर्मी प्रेजेंस काफी ज्यादा है, और सिविलियन सोसाइटी का एक सेक्शन है जो आर्मी को पसंद नहीं करता है, क्योंकि उनको लगता है कि आर्मी हमारी डेली लाइफ में इंटरफेयर करती है, परेशान करती है। जगह जगह बैरिकेडिंग है, जाने नहीं देते, चेकिंग करते हैं, रोक लेते हैं, ठीक है। तो जम्मू कश्मीर में आज से 2-3 साल पहले ये प्रॉब्लम काफी ज्यादा प्रोमिनेंट थी, जहाँ पे आर्मी पर्सनल चेकिंग बहुत ज्यादा करते थे। तो सिविलियंस इनसे नाखुश थे, ठीक है। तो होता क्या था कि जब भी आर्मी का पूरा ट्रूप वहां से प्लेटून निकलता था, बटालियन, तो उन पे पत्थर फेंके जाते थे छुप के। इसको बोलते थे स्टोन पेल्टिंग बाय मॉब। सो आर्मी का कंटिजेंट अगर स्ट्रीट से निकल रहा है तो वहां पे कुछ लोग आर्मी ऑफिसर्स पे, सोल्जर्स पे पत्थर फेंकते थे, ठीक है। सो ऐसे में अगर आर्मी लाठी चार्ज करे और गलती से मैं वहां से निकल रहा हूँ और मेरे को लग गया, तो मैं यहाँ पे आर्मी ऑफिसर को, सोल्जर को स्यू नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि वो लोग अपना काम कर रहे हैं। ये उनका बेसिक प्राइमरी फंक्शन है। तो अगर आर्मी का कोई कंटिंजेंट, कोई बटालियन मॉब डिस्पर्स करने में लगा है, भीड़ हटा रहा है, लाठी चार्ज कर रहे हैं, टीयर गैस छोड़ रहे हैं, और उसमें गलती से मेरे को इंजरी हो गई, मेरी शॉप वहां पे थी, ठीक है। तो एक टीयर गैस शेल मेरे आके सर पे लग गया, मैं वहां पे इम्प्लीकेट नहीं कर पाऊंगा, बिकॉज वो लोग अपना काम कर रहे हैं। सिमिलरली पुलिस अगर लाठी चार्ज कर रही है किसी मॉब को हटाने के लिए, और किसी इनोसेंट को अगर लग जाती है, वो इम्प्लीकेट नहीं कर पाएगा, बिकॉज ये सॉवरेन फंक्शन है। सॉवरेन फंक्शन इसलिए दिया जाता है ताकि जो पब्लिक सर्वेंट्स हैं, सिविल सर्वेंट्स हैं, वो अपना काम आसानी से कर सकें, ठीक है। तो कुछ भी अगर डिमोलिश हो रहा है, मान लो कोई बहुत पुरानी बिल्डिंग थी जो कि अनसेफ थी, उसमें क्रैक्स डेवलप हो गए थे, तो अगर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन उस बिल्डिंग को गिराते हैं उसमें रहने वालों की सेफ्टी के लिए, और गिरते टाइम वो बगल वाले घर को डैमेज कर देती है, तो वहां पे बगल वाला घर उसको स्यू नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो लोग अपना काम कर रहे थे, वो उनका इंटेंशन नहीं था डैमेज करने का, ठीक है। तो दिस इज फर्स्ट डिफेंस, सॉवरेन इम्यूनिटी। कमिंग टू सेकंड डिफेंस, विच इज विज मेजर। विज मेजर को पहले डिकोड कर लेते हैं नॉर्मल इंग्लिश लैंग्वेज में। सो विज मेजर का लिटरल मीनिंग इज एक्ट ऑफ गॉड। एक्ट ऑफ गॉड मतलब भगवान द्वारा किया गया काम। सो यहाँ पे भगवान द्वारा किए गया काम का मतलब है फ्लड्स, अर्थक्वेक्स, सीवियर लाइटिंग, ठीक है। सो ये सब चीजें इंसान के कंट्रोल में नहीं होती हैं, दीज आर बियॉन्ड हिज कंट्रोल, दीज आर एक्ट्स ऑफ गॉड। सो जो भी नेचुरल कैलामिटीज होती हैं, नेचुरल फोर्सेस होते हैं, उनको विज मेजर कहा जाता है, एक्ट्स ऑफ गॉड, क्योंकि वो हमारे हाथ में नहीं है। तो उन चीजों से अगर कोई डैमेज होता है, इंजरी होती है, तो वहां पे टॉर्ट का केस नहीं बनता, क्योंकि वो चीज एक्सपेक्टेड नहीं थी। तो लखनऊ में अगर अचानक से बारिश आ जाती है सडनली, ठीक है, एंड इट रेन्स कंटिन्यूसली फॉर 15 आवर्स, जिसकी वजह से फ्लड्स हो गए, तो वहां पे एक्सपेक्टेड नहीं था, ठीक है। एग्जाम्पल इसका ले लेते हैं, मिस्टर एक्स, जिनका
बचपन से सपना था एक मर्सिडीज खरीदने का, ठीक है, ही लव्ड मर्सिडीज। वो 5-6 साल मेहनत करते हैं, पैसा बचाते हैं, फाइनली ही बाइज इज अ ड्रीम कार, अ मर्सिडीज बेंज, ठीक है। 2 दिन के लिए उनको लखनऊ से बाहर जाना था और उन्होंने अपनी कार अपने नेबर के गराज में पार्क कर दी, ठीक है। अनफॉर्चुनेटली ड्यूरिंग दिस टाइम बारिश शुरू हो गई और कंटिन्यूसली बारिश हुई फॉर 15 आवर्स, जिसकी वजह से फ्लड्स आ गए, एरिया सबमर्ज हो गया। एरिया सबमर्ज होने की वजह से नेबर के गराज में पानी घुस गया और मर्सिडीज डैमेज हो गई। तो यहाँ पे क्या वो सू कर पाएगा नेबर को? वो नहीं कर पाएगा, बिकॉज ये जो फ्लड था ये एक्सपेक्टेड नहीं था, इसको हम फोर्स ही नहीं कर सकते थे, ये एक एबनॉर्मल इवेंट था और इसलिए इसको बोलते हैं एक्ट ऑफ गॉड, अ नेचुरल डिजास्टर। तो दिस इज विज नेचर। नेक्स्ट जो डिफेंस है दैट इज राइट टू प्राइवेट डिफेंस। सबसे पॉपुलर डिफेंस ये होता है, इसको बोलते हैं कि पर्सनल डिफेंस या प्राइवेट डिफेंस, ठीक है। सो राइट टू प्राइवेट डिफेंस का मतलब है कि हम डिफेंस कर रहे हैं अपनी लाइफ बचाने के लिए या अपनी प्रॉपर्टी बचाने के लिए। सो राइट टू प्राइवेट डिफेंस में अ पर्सन कैन कमिट अ टॉर्ट टू सेव हिज लाइफ और प्रॉपर्टी। यहाँ दोनों चीजें हैं, लाइफ भी है, प्रॉपर्टी भी है, ठीक है। तो अगर मुझे लगता है कि मुझे खुद को बचाना है, ठीक है, मुझे इंजरी हो सकती है, हार्म हो सकता है, तो मैं दूसरे इंसान का इंजरी भी कर सकता हूँ खुद को बचाने के लिए, ठीक है। बट राइट टू प्राइवेट डिफेंस पे क्वेश्चंस इसलिए आते हैं क्योंकि सबसे ज्यादा ये मिसयूज्ड डिफेंस होता है, ठीक है। कहना आसान होता है कि राइट टू प्राइवेट डिफेंस है, खुद को बचाने के लिए है, बट मोस्टली यहाँ पे जो फोर्स यूज होता है, जो इंजरीज इन्फ्लिक्ट होती हैं, जो टॉर्ट होता है, जो क्राइम होता है, वो इररिस्पॉन्सिबल होता है। मतलब कि मेरे को लगा कि ये मुझे मारेगा और मैंने उसको मार दिया, ठीक है। मैंने उसको मार दिया क्योंकि मुझे लगा। अब मुझे लगा जो है ये एक सब्जेक्टिव स्टेटमेंट है, ये जज को भी लगना चाहिए, बिकॉज अगर जज को कुछ और लगा, ठीक है, कि मैंने ये गलत किया या ऐसा नहीं हो रहा था, ये डिफेंस एक्सेप्ट नहीं होगा। राइट टू प्राइवेट डिफेंस इज मोस्ट डिफिकल्ट टू बी एक्सप्लेन्ड इन अ कोर्ट ऑफ लॉ। हमें जज को ये एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि मेरे को ऐसा लगा कि मुझे हिट करने वाला था, इसलिए मैंने ये स्टेप लिया, ठीक है। सो दैट इज मोस्ट डिफिकल्ट टू बी एक्सप्लेन्ड। नाउ राइट टू प्राइवेट डिफेंस में एक जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है वो है कि इट शुड बी नेसेसरी एंड देन ओनली वी शुड एक्ट। जब हमें लगे कि हमें खुद को बचाना है, सिचुएशन इतनी ग्रेव हो गई है, तभी हम फोर्स यूज कर पाएंगे सेकेंड पर्सन पे। दूसरा एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि फोर्स शुड बी प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शनल का मतलब ये होता है कि जो सीरियसनेस या जो इंटेंसिटी से हम पे अटैक हो सकता है, हमें उतना ही इंटेंसिटी यूज करनी है उस अटैक को फॉइल करने के लिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मिस्टर ए जो सड़क पे खड़े हुए थे, उन्होंने देखा कि एक 10 साल का बच्चा एक स्टिक लेके तेजी से उनकी तरफ बढ़ रहा है उनको मारने के लिए एक डंडे से, और उन्होंने गन निकाल के शूट कर दिया उसको। ये प्राइवेट डिफेंस नहीं है, ठीक है, क्योंकि दूसरी तरफ जो उनपे जो थ्रेट थी वो एक बच्चा था 10 साल का जिसके हाथ में एक डंडा था, स्टिक थी, ठीक है। तो उस स्टिक का जो इफेक्ट हो सकता था, इंजरी हो सकती थी, उस अटैक को फॉइल करने के लिए, न्यूट्रलाइज करने के लिए उन्होंने उसको शूट किया गन से। ये प्राइवेट डिफेंस नहीं है, ठीक है, उल्टा ये जेल में जाएगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं सिनेरियो जहां पे एक क्रिमिनल, प्रोक्लेम्ड क्रिमिनल, जो हमको पहले से पता है कि क्रिमिनल है, पुलिस उसको लेके जा रही है, उस क्रिमिनल ने अपने हैंडकफ्स पुलिस से छुड़ा लिए और उसके बाद वो गन लेके पुलिस पर अटैक करने को रेडी है, और उसके सामने जो भी आएगा, चाहे वो सिविलियन हो, पेडेस्ट्रियन हो, किसी को भी मार सकता है क्योंकि वो पुलिस से छूट के भाग रहा है खुद को बचाने के लिए, ठीक है। तो ऐसा इंसान अगर मेरे सामने आता है, आई हैव अ राइट टू शूट हिम, बिकॉज वो क्रिमिनल है और उसके हैंड में गन है, ठीक है। यहाँ प्राइवेट डिफेंस वैलिड माना जाएगा क्योंकि मुझे लगा कि मेरे पास वो आ रहा है भागते हुए मुझे मारने के लिए, इसलिए मैंने उसको शूट कर दिया, ठीक है। सो ये प्रोपोर्शनेट इसमें देखना पड़ता है कि जितना थ्रेट हमारे ऊपर है हम उसी तरह से रिटेलिएट करें उसको न्यूट्रल करने के लिए। एग्जाम्पल एक इसमें है यूनाइटेड स्टेट्स में गन कल्चर,
गन कल्चर मतलब यूएस में इट इज लीगल टू ओन गन्स। यूनाइटेड स्टेट्स में हर इंसान गन्स खरीद सकता है अगर वो एक स्पेसिफाइड एज के ऊपर है, ठीक है। इंडिया में ऐसा नहीं है, हमें यहाँ पे लाइसेंस चाहिए होता है गन्स के लिए। यूएस गवर्नमेंट ने गन्स अलाउ करी हैं फॉर प्राइवेट डिफेंस, कि उनका मानना है कि अगर कोई किसी पे अटैक करने आ रहा है, चोर आ रहा है, रॉबरी करने आ रहा है, तो हम उसको गन से मार दें। मार दें मतलब जान से मार दें नहीं, उसके हम लेग्स पे, हैंड पे, किसी बॉडी पार्ट पे शूट करें ताकि वो न्यूट्रलाइज हो जाए, ठीक है। तो इस प्रिंसिपल पे यूनाइटेड स्टेट्स गवर्नमेंट ने गन्स अलाउ करी हैं। इंडिया में ऐसा नहीं है, यहाँ पे हमें लाइसेंस लेना पड़ता है, जो कि अच्छा है। इनफैक्ट ये लाइसेंसिंग सिस्टम और स्ट्रॉन्ग हो जाना चाहिए। सो ये प्राइवेट डिफेंस का एस्पेक्ट था। नाउ प्राइवेट डिफेंस पे एक चीज इन शॉर्ट, इन नटशल हम ये कह सकते हैं कि प्राइवेट डिफेंस हैज टू बी यूज्ड विद रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड कॉशन। दो कीवर्ड्स यहाँ पे लिख सकते हो, प्राइवेट डिफेंस हैज टू बी यूज्ड विद रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड कॉशन। तो खुद को बचाने के लिए हम जो भी स्टेप ले रहे हैं वो रिस्पॉन्सिबिली और हमें सावधानी से लेना पड़ेगा, ताकि हम ये बता सकें कि खुद को बचाने के लिए था, ठीक है। वरना उल्टा जज हमें भी जेल में डाल सकता है कि आपने जो एक्ट की ये गलत एक्ट थी, ये रिक्वायर्ड नहीं थी वहां पे, ठीक है। नेक्स्ट इज स्टैट्यूटरी अथॉरिटी। स्टैट्यूटरी या स्टैट्यूटरी प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। स्टैट्यूटरी अथॉरिटी मतलब वो अथॉरिटी जो बनाई गई है स्टैट्यूट द्वारा। स्टैट्यूट होता है लॉ, कानून। तो जो भी ऑफिस, एजेंसी किसी कानून द्वारा बनाई गई है उसको हम बोलते हैं स्टैट्यूटरी अथॉरिटी, ठीक है। वहां डिफरेंस इसलिए होता है कि अथॉरिटी बनाई है सरकार ने। सरकार को किसने बनाया है? हमने बनाया है। तो हम अगर किसी को चुन रहे हैं सरकार बनाने के लिए, तो सरकार जो ऑफिस बना रही है वो हमारे लिए बना रही है। इसका एग्जाम्पल इज मेट्रो, लखनऊ मेट्रो, दिल्ली मेट्रो, ठीक है। तो मेट्रो अगर बन रही है तो हमारे लिए बन रही है। मेट्रो को बनाने वाले वो लोग हैं जिनको हमने ऑथराइज किया है काम करने के लिए, उनको वोट देके, ठीक है। सो स्टैट्यूटरी अथॉरिटी में वो काम वो होते हैं जो अलाउड होते हैं स्टेट द्वारा। फॉर एग्जाम्पल दिल्ली मेट्रो जब बन रही है तो दिल्ली मेट्रो बनते टाइम बहुत डिस्टरबेंस होती है, रोड्स रोक दी जाती हैं, आवाज़ें होती हैं, बहुत हाई लेवल नॉइज होती है, प्रॉब्लम्स होती हैं, रूट डाइवर्जंस होते हैं, ठीक है। तो इन सब चीज़ों के लिए हम दिल्ली मेट्रो को सू नहीं कर सकते। तो मेट्रो कंस्ट्रक्शन की वजह से अगर मेरे घर के सामने का रास्ता रुक गया और मुझे 5 किलोमीटर का डाइवर्जन लेना पड़ रहा है, तो मैं दिल्ली मेट्रो को सू नहीं कर सकता, क्योंकि वो स्टैट्यूटरी अथॉरिटी है, वो अपना काम कर रही है, ठीक है। सिमिलरली स्टैट्यूटरी अथॉरिटी में हम ले सकते हैं कंस्ट्रक्शन, रोड रिपेयरिंग। तो नगर निगम अगर रोड रिपेयरिंग कर रहा है, आवाज कर रहा है, तो मैं नगर निगम को सू नहीं कर सकता हूँ न्यूसेंस के लिए, क्योंकि वो अपना काम कर रहे हैं, ठीक है। स्टैट्यूटरी अथॉरिटी का जो डिफेंस दिया गया है वो इसलिए दिया गया है कि पब्लिक सर्वेंट्स, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स बिना किसी इंटरफेरेंस के, बिना किसी डर के अपना काम आसानी से कर सकें, ताकि हर रोज उन पे कोई नया केस ना पड़े। ये डिफेंस उनके पास होता है, क्योंकि अगर डिफेंस नहीं होगा तो हमारे देश में इतने सारे खाली वेले फालतू लोग बैठे हुए हैं जो डेली कुछ ना कुछ केसेस करते रहेंगे और काम नहीं हो पाएगा, ठीक है। सो इसलिए उनके प्रोटेक्शन के लिए डिफेंस दिया गया है। बट यहाँ पे एक जो चीज है, जैसे हमने बोला कि फालतू लोग हैं, डेली केसेस करते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि गवर्नमेंट अथॉरिटीज को एब्सोल्यूट फ्रीडम है कुछ भी करने की। अपने काम में, सॉवरेन फंक्शन में उनको इम्यूनिटी मिली हुई है, क्योंकि उनका काम है कंस्ट्रक्शन करना, ठीक है। नगर निगम का, पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट का काम होता है रोड्स बनाना। तो अगर बुलडोजर की आवाज आ रही है, मैं न्यूसेंस के लिए नहीं केस डाल सकता हूँ, नो मैटर कि मेरे कान कितने क्यों ना फट रहे हो, ठीक है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि गवर्नमेंट एजेंसीज, गवर्नमेंट ऑफिसर्स केयरलेसली काम करें। उनको सॉवरेन फंक्शंस में इम्यूनिटी है, बट ये मतलब नहीं है कि दे कैन गो टू एनी एक्सटेंट और वो अपने काम में केयरलेस हो जाए। तो मेरे घर के सामने अगर मेरी कार खड़ी है, उनका काम है कि वो आए, बेल बजाएं, मुझे रिक्वेस्ट करें कि मैं कार रिमूव करूं, सो दैट वो काम कैरी कर सकें। बिना ये करे वो कार में डेंट मारते हुए अगर निकल जाता है बुलडोजर, दैट इज केयरलेस, रॉन्गफुल एक्ट,
जिसके लिए वो स्यू होंगे और उनको डैमेज देना पड़ेगा। सो दिस इज स्टैट्यूटरी अथॉरिटी। नेक्स्ट इज इनएविटेबल एक्सीडेंट। इनएविटेबल एक्सीडेंट का मतलब होता है वो चीज जिसको हम अवॉइड ही नहीं कर सकते। इनएविटेबल मतलब जिसको अवॉइड ना किया जा सके। एनी इन एनी सर्कमस्टांसेस वो चीज होनी ही थी, वो हमारे हाथ में नहीं थी कि उसको हम रोक सकते। दैट इज इनएविटेबल एक्सीडेंट। सो कोई भी एक्सीडेंट का मतलब सबको पता है, इनएविटेबल मैंने बता दिया, जिसको हम रोक नहीं सकते हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं, अब विंटर्स में फॉग हो जाता है, कोहरा हो जाता है। तो विंटर्स में जब कोहरा होता है तो कई बार ऐसा होता है कि जो एक्सप्रेस वेज होते हैं, स्टेट हाईवेज होते हैं, उनमें एक्सीडेंट हो जाते हैं। और जब एक्सीडेंट होते हैं तो इसमें क्या होता है, जो पीछे से कार्स आ रही होती हैं वो एक के बाद एक टकराना शुरू कर देती है, उसको बोलते हैं पाइल अप। तो सडनली हाई स्पीड से हाईवेज पे कार चल रही हैं, पर्टिकुलर एक स्पॉट पे अचानक से वहां पे कोहरा आ गया जो कि एंटिसिपेटेड नहीं था। तो कोहरा आ गया तो कार ड्राइवर ने इमीडिएटली ब्रेक्स लगाए। तो जब ब्रेक्स लगाया, उसके पीछे जो कार आ रही थी उसने उसको हिट किया। और ये एक 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 पूरा प्रोसेस बन गया जहाँ पे एक के बाद एक कार्स एक दूसरे को हिट कर रही हैं, बिकॉज सडनली सामने वाली कार स्टॉप हो गई, रुक गई है। ठीक है। सो ये बोलते हैं इसको इनएविटेबल एक्सीडेंट, जो कि अवॉइड नहीं किया जा सकता था। दिस इज इनएविटेबल एक्सीडेंट। एंड लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल, जहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि एक्सीडेंट होना किसी जानवर के सामने आ जाने से। ये इंडिया में ये बहुत प्रोमिनेंट चीज़ है, बिकॉज यहाँ पे मोस्टली रोड्स बैरिकेडेड नहीं होती हैं, अगल बगल से सारे तरह के जानवर आ जाते हैं जिनको बचाने के लिए एक्सीडेंट्स हो जाते हैं। ठीक है। तो ये केसेस बहुत सारे कोर्ट्स में जाते हैं। अगर प्रूव हो जाता है कि हमने उस जानवर को बचाने के लिए टर्न लिया, एक इमीडिएट टर्न लिया लेफ्ट और राइट, जिसकी वजह से एक्सीडेंट हो गया, ये आता है इनएविटेबल एक्सीडेंट के डिफेंस में। ठीक है। जहाँ पे इंटेंशन नहीं थी बट उसको हम चीज को रोक नहीं सकते थे, तो दिस इज इनएविटेबल एक्सीडेंट। नेक्स्ट डिफेंस इज नेसेसिटी। नेसेसिटी मतलब जरूरी। कोई भी ऐसा काम जिसको हम कर रहे हैं क्योंकि उसको करना जरूरी है, अगर उसको हम नहीं करेंगे तो एक और बड़ा डिजास्टर और बड़ा एक्सीडेंट हो सकता है। सो नेसेसिटी इज अ डिफेंस, जहाँ पे कोई रॉन्गफुल एक्ट करी जाती है क्योंकि उसको करना जरूरी है, टू प्रिवेंट अ मेजर और अ बिगर एक्सीडेंट। ठीक है। सो दिस इज एन एक्ट डन टू प्रिवेंट अ बिगर एक्सीडेंट। नेसेसिटी में you have to write down necessity is an act which is done to prevent a bigger accident. ठीक है। necessity में दूसरा कीवर्ड is necessity is done in good faith. good faith मतलब intentions are good, वहाँ पे किसी को हार्म पहुंचाने की इंटेंशन नहीं है। एग्जाम्पल ले लेते हैं necessity का, just to clarify things। घर में आग लग गई है और लेट्स लेट्स से हट, झोपड़ी। तो एक झोपड़ी में आग लग गई है और उस झोपड़ी से कनेक्टेड कई सारी झोपड़ियां हैं। ठीक है। सो पहली झोपड़ी में आग लगी है और हर इंसान को मालूम है बाय कॉमन सेंस कि अब इससे कनेक्टेड जो और 6 हट्स हैं उन सब में आग लगने वाली है। तो यहाँ पे जो उससे एडजॉइनिंग झोपड़ी थी उसको तुरंत पानी के फोर्स से डाल के तोड़ के डिमोलिश कर दिया गया ताकि आग वहां पे रुक जाए। अब सेकेंड हट पे जो फोर्सफुली पानी डाला गया और उसको तोड़ा गया, वो इसलिए तोड़ा गया ताकि बाकी 6 हट्स ना जलें, वो ना डैमेज हो। तो यहाँ पे डैमेज हुआ है, इंटेंशनल एक्शन था उस हट को तोड़ने के लिए, बट जो बिगर इंटेंशन थी वो ये थी कि बाकी की जो कनेक्टेड हट्स हैं वो बच जाएं, इसलिए उनको बचाने के लिए एक हट को तोड़ना पड़ा। दिस इज नेसेसिटी। अनदर एग्जाम्पल कैन बी के कार का ड्राइवर कार चला रहा है एंड सडनली ही सीज एक वाइल्ड ऐसी बुल, ठीक है, इज रनिंग ऑन द रोड एंड इज अबाउट टू हिट चिल्ड्रन। तो एक कार का ड्राइवर जो कार चला रहा है वो देखता है कि एक तरफ से एक स्ट्रीट रैंडम बुल जो है एक आ रहा है और लेफ्ट साइड में बच्चे खेल रहे हैं, उन बच्चों को वो मार सकता है, इंजरी कर सकता है उनको सीरियसली। ठीक है। तो जस्ट टू सेव दोस किड्स फ्रॉम इंजरी, वो कार का ड्राइवर अपनी कार को बुल और बच्चों के बीच में
इंसर्ट कर देता है एंड इन द प्रोसेस वो सामने एक दूसरे कार वाले को हिट करता है। तो यहाँ पे नेसेसिटी का डिफरेंस लिया जाएगा बिकॉज दूसरी कार को जो डैमेज हुआ है वो जरूरी था टू प्रोटेक्ट दोज 3-4 किड्स जो वहां पे अपने घर के सामने खेल रहे थे। तो दिस इज एग्जाम्पल ऑफ द डिफेंस ऑफ नेसेसिटी। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज वॉलेंटी नॉन फिट इंजुरिया। वॉलेंटी नॉन फिट इंजुरिया को हम डिकोड करते हैं, ये मैक्सिम है जिसका मतलब होता है कि वॉलेंटी मीन्स वॉलंटरली। वॉलंटरली मतलब होता है अपनी मर्जी से, ठीक है। तो अगर मैं अपनी मर्जी से अपने पूरे होशो हवास में कोई ऐसा काम करने जा रहा हूँ जिसमें रिस्क इन्वॉल्व है और उस काम में कल को मेरे को इंजरी होती है, तो मैं यहाँ पे किसी को सू नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे को ये काम शुरू करने से पहले क्लियरली पता था कि इस काम में मेरे को इंजरी हो सकती है। दैट इज वॉलेंटी नॉन फिट इंजुरिया, जिसका मतलब होता है कि अगर हम विलिंगली कंसेंट कर रहे हैं टू रिस्क, वी कैनॉट स्यू लेटर, ठीक है। तो कोई भी रिस्की काम है जिसको मैं आज कर रहा हूँ, अपनी मर्जी से कर रहा हूँ, मेरे को पता है कि उसमें रिस्क है और कल को मेरे को उसमें डैमेज होता है, चोट लगती है, नुकसान पहुंचता है, तो मैं कल को स्यू नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। इसके एग्जांपल्स दो तीन ले लेते हैं। स्पेन में बुल फाइटिंग, ठीक है। सो बुल फाइटिंग में यू मस्ट हैव सीन कि एक बहुत बड़ा सा स्टेडियम होता है, स्टेडियम के अंदर एक बुल को रिलीज किया जाता है, जो बुल स्टेडियम में निकलता है और वहां पे एक एक इंसान खड़ा होता है जो उसको इधर उधर डाइवर्ट करता है, ठीक है। तो ये जो एक गेम है इसमें अगर बुल उस इंसान को उठा के पटक दे, जो कि जनरली होता भी है, और उसको कोई सीरियस फेटल इंजरी हो जाती है, वो कोमा में चला जाता है, उसको ब्रेन हैमरेज हो जाता है, तो कल को वो स्टेडियम या गेम ऑर्गेनाइजर्स को स्यू नहीं कर सकता है, क्योंकि उसको मालूम है वो क्या कर रहा है। तो अगर कोई इतना डेंजरस काम में पार्टिसिपेट कर रहा है, वो लेटर ऑन उसके ऑर्गेनाइजर्स को स्यू नहीं कर सकता है। सिमिलरली बुल रेसिंग्स होती हैं जहाँ पे स्ट्रीट्स में एक बुल छोड़ा जाता है और आगे लोग भागते हैं, तो आगे एक क्राउड भाग रहा होता है, पीछे उनके बुल भाग रहा होता है। ये सब गेम्स होते हैं कुछ कंट्रीज में। अगेन यहाँ पे जो भाग रहा है, कल को अगर बुल उसके ऊपर चढ़ के निकल गया, उसको पैरालिसिस हो गया, तो वो सू नहीं करेगा, क्योंकि अगर वो सू करने के लिए कोर्ट में जाएगा उसको उल्टी वहां पे सुना दी जाएगी, बिकॉज ही न्यू व्हाट ही वाज डूइंग। एक दो बार एक क्वेश्चन जो आया है एग्जाम्स में, वो आया है इन द नेम ऑफ क्रिकेट मैचेस, जहां पे क्रिकेट देखने कोई गया, बैट्समैन ने एक सिक्स हिट किया और क्रिकेट बॉल उसको आके लग गई, उसको चोट लग गई, उसको इंजरी हो गई, डैमेज हो गया। तो अगर किसी स्पेक्टेटर को जो वहां पे क्रिकेट देख रहा है स्टेडियम में, तो अगर उसको बॉल से इंजरी होती है, तो क्या वो मैच ऑर्गेनाइजर्स को, बीसीसीआई को स्यू कर सकता है? वो नहीं कर सकता है, क्योंकि उसको मालूम है कि अगर किसी बैट्समैन ने सिक्स हिट किया तो बॉल कहीं भी जाकर लग सकती है, ठीक है। तो बॉल को नहीं पता है कि वहां पे नीचे कौन बैठा है, बॉल जहां जहां जाना है वो जाएगी, तो वहां पे वो स्यू नहीं कर सकता है। फॉर्मूला वन रेसिंग्स, स्पोर्ट्स रेसिंग्स, ये ऐसे गेम्स हैं जिनमें रिस्क इनहेरेंट है, बिना रिस्क के हो ही नहीं सकते हैं। तो अगर मैं कार रेसिंग में पार्टिसिपेट कर रहा हूँ और कल को कार डैमेज हो गई, एक्सीडेंट हो गया, कार पलट गई, मैं ऑर्गेनाइजर्स को सू नहीं करूंगा। तो दिस इज वॉलेंटी नॉन फिट इंजूरिया। वॉलंटरली अपनी मर्जी से अगर मैं रिस्क को कंसेंट दे रहा हूँ और वो काम कर रहा हूँ उसके बाद, तो मैं इन कोड ऑफ लॉ टॉर्च के लिए केस नहीं डाल सकता। आई एम नॉट अलाउड टू डू दैट। वॉलंटी नॉन फिट इंजूरिया के बाद देयर आर टू मोर इम्पोर्टेंट थिंग्स, स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी एंड एब्सोल्यूट लाइबिलिटी। नाउ स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी क्या होता है, एब्सोल्यूट लाइबिलिटी क्या होता है, और दोनों में फर्क क्या होता है? स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी मतलब, इसमें दो वर्ड्स हैं, दोनों के मीनिंग्स अलग अलग हैं। स्ट्रिक्ट मतलब कोई वो चीज होती है जिसको हमें फॉलो करना है, लाइक स्ट्रिक्ट रूल्स। तो स्ट्रिक्ट रूल्स वो रूल्स होते हैं जिनको हम तोड़ ही नहीं सकते हैं, जिनको हमें फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। सो वैसे होती है स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी। स्ट्रिक्ट मतलब पता चल गया, यू कैन नॉट एस्केप। लाइबिलिटी मतलब होता है बीइंग लायबल, बीइंग
आंसरेबल, बीइंग अकाउंटेबल। तो अगर किसी को मेरी वजह से चोट लगी है तो उस चोट की भरपाई करने के लिए मैं लायबल बनता हूँ, कोर्ट मुझे लायबल ठहराएगा। तो लायबल का मतलब कि मैं अब अकाउंटेबल हूँ, आंसरेबल हूँ, और मुझे उसको डैमेजेस देने पड़ेंगे। तो स्ट्रिक्ट लायबिलिटी मतलब होता है कि कोई चीज जिसके लिए हम लायबल माने ही जाएंगे, हमारे पास बहुत ज्यादा डिफेंसेस नहीं है। ठीक है, इसका क्लासिक केस है केस ऑफ रायलैंड वर्सेस फ्लेचर। ओके, सो यू कैन नोट डाउन दिस केस ऑफ रायलैंड वर्सेस फ्लेचर, जिसको बहुत ही प्रॉपरली एक्सप्लेन किया गया है तुम लोग की टॉस की बुकलेट में। ओके, बट उस केस को भी हम नहीं ले रहे हैं, हम इन ब्रीफ बता दे रहे हैं कि स्ट्रिक्ट लायबिलिटी में क्या होता है, एंड ऑल्दो दिस इज कनेक्टेड टू दी केस। सो स्ट्रिक्ट लायबिलिटी में क्या होता है कि इन स्ट्रिक्ट लायबिलिटी हमारे पास कोई भी ऐसा एक डेंजरस गुड है जो एस्केप करता है और किसी को हार्म करता है। सो दिस इज इन 3 स्टेजेस। 3 चीजें ध्यान रखनी है। पहला, यू कैन राइट डाउन डेंजरस गुड्स। दूसरा, एस्केप्स, एस्केप्स मतलब निकल जाना। और तीसरा, कॉजेज हार्म। तो मैं कोई भी चीज अपने घर में लेके आता हूँ तो बहुत डेंजरस है, ठीक है, वो छूट जाती है और उससे किसी को हार्म होता है, तो यहाँ पे स्ट्रिक्ट लायबिलिटी बनती है। क्यों बनती है? क्योंकि बिकॉज ऑफ द फर्स्ट फैक्टर जो था डेंजरस गुड्स। यहाँ पे यू हैव टू अंडरलाइन डेंजरस गुड्स। एग्जाम्पल्स पे आते हैं। यू हैव सीन इन यूट्यूब वीडियोस, तो सबने यूट्यूब की वीडियोस में देखा है कि कुछ को मालूम भी है कि दुबई, यूएई में कुछ एक्सेप्शनली अमीर लोग रहते हैं, शेख, ठीक है, बहुत पैसा है वहां पे, उनके शौक भी बहुत बड़े बड़े हैं। तो दुबई में वहां पे कुछ ऐसे लोग हैं जो डॉग्स तो पालते हैं, साथ में वो शेर भी पालते हैं, चीता भी पालते हैं, क्योंकि वहां पे अलाउड है। और उसको वो ओपनली अपनी गाड़ी में बैठा के लेके जाते हैं। ऐसी वीडियोस हैं यूट्यूब में जहाँ पे चीता या शेर गाड़ी से बाहर निकल गया। नाउ इन दिस सिचुएशन, चीता या शेर इज इक्विवेलेंट टू अ डेंजरस गुड। अगर वो किसी के घर से बाहर निकल जाता है, गाड़ी से बाहर निकल जाता है, और फिर जाके किसी के दूसरे इंसान को अटैक कर देता है, यहाँ बनती है स्ट्रिक्ट लायबिलिटी। यहाँ पे डिफेंस नहीं चलेगा कि मैंने अपने गेट लॉक कर दिया था या मैंने अपनी गाड़ी लॉक कर दी थी। अगर मैं एक डेंजरस ब्रीड ऑफ डॉग, फॉर एग्जाम्पल पिटबुल, रॉटवीलर, एक खतरनाक कुत्ते होते हैं, तो अगर मैं ऐसे डॉग्स पालता हूँ, अपने घर में रखता हूँ, मैंने गेट्स लॉक कर दिए हैं, उसके बाद भी अगर वो बाउंड्री जंप करके बाहर जाता है, 3 बच्चों को अटैक करता है, किसी और के पेट को मार देता है, यहाँ पे डिफेंस नहीं चलेगा, यहाँ पे स्ट्रिक्ट लायबिलिटी बनेगी। बिकॉज गेट लॉक कर देना इज नॉट अ डिफेंस। ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मुझे पता होना चाहिए कि मैंने किस ब्रीड का जानवर पाला है। सो वो एक्सेप्शनली जो है एग्रेसिव वॉलेटाइल ब्रीड होती है। तो यहाँ पे कोर्ट ऑफ लॉ विल नॉट स्पेयर मी, मुझे नहीं छोड़ा जाएगा और मुझे स्ट्रिक्ट लायबिलिटी देनी पड़ेगी, डैमेजेस देने पड़ेंगे। ठीक है, हाउएवर यहाँ पे एक चीज ध्यान रखनी है कि स्ट्रिक्ट लायबिलिटी में कुछ डिफेंसेस हो सकते हैं, लाइक विज मेजर। ठीक है, विज मेजर मतलब एक्ट ऑफ गॉड। एक और डिफेंस हो सकता है एक्ट ऑफ थर्ड पार्टी, एक्ट ऑफ सेकंड पर्सन, जहाँ पे हमने कुछ नहीं किया बट दूसरे इंसान ने कुछ किया, जिसकी वजह से वो प्रॉब्लम हो गई। ठीक है, सो विज मेजर में नेचुरल डिजास्टर्स आते हैं, फ्लड्स आते हैं, अर्थक्वेक्स आते हैं, ये डिफेंस बन सकता है। एक्ट ऑफ थर्ड पार्टी हो सकता है, वो डिफेंस बन सकता है। सो दिस इज स्ट्रिक्ट लायबिलिटी, जिसमें कीवर्ड इज डेंजरस गुड्स। कोई भी ऐसा सामान हमें नहीं रखना है जिसके एस्केप होने से कोई मेजर डिजास्टर हो सके। ठीक है, स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का इनहैंस्ड वर्जन, वर्जन 2.0 और स्ट्रिक्ट है एब्सोल्यूट लायबिलिटी। सो एब्सोल्यूट लायबिलिटी होता है, एब्सोल्यूट मतलब स्ट्रेट अवे, यस या नो, उसमें कोई मिडिल पाथ नहीं होता है। तो स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का और इंटेंस और स्ट्रिक्ट और हार्ड फॉर्म है एब्सोल्यूट लायबिलिटी, जहां पे हमें कोई भी डिफेंसेस नहीं मिलते हैं। सो देयर आर नो डिफेंसेस इन एब्सोल्यूट लायबिलिटी। ठीक है, एब्सोल्यूट लायबिलिटी में क्या होता है, जैसे हमने बोला डिफेंसेस नहीं है। डिफेंसेस क्यों नहीं है?
जो दो डिफेंसेस हमने स्ट्रिक्ट लायबिलिटी में बात करी थी, इवन वो भी नहीं है हमारे पास। इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पे डेंजरस गुड्स और ज्यादा डेंजरस हो गए हैं। यहाँ पे हम ऐसा काम कर रहे हैं जो कि अल्ट्रा रिस्की है, अल्ट्रा डेंजरस है। तो अगर वो चीज एस्केप करती है, हमें एब्सोल्यूट लायबिलिटी की पनिशमेंट मिलेगी। ठीक है, हम वहाँ पे कोई डिफेंस नहीं दे पाएंगे जज को। इधर एब्सोल्यूट लायबिलिटी में यू कैन टेक द एग्जांपल ऑफ, जैसे हमने बताया था भोपाल गैस ट्रेजेडी। ठीक है, फॉर एग्जांपल अ बिग कंपनी इज ऑपरेटिंग अ गैस प्लांट। वो एक गैस प्रोड्यूस कर रही है फॉर एज अ सब्स्टिट्यूट फॉर एलपीजी। ठीक है, तो वो गैस रिलीज होती है, उस गैस का मैन्युफैक्चर होता है और वो पाइपलाइंस के थ्रू घरों में जाती है और उससे, ताकि एलपीजी का सब्स्टिट्यूट बन सके। नाउ सडनली उस प्लांट में कुछ प्रॉब्लम हो जाती है और वो गैस लीक कर जाती है, जिससे 500 एम्प्लॉयज, सारे के सारे एम्प्लॉयज उस फैक्ट्री के मर जाते हैं। दिस इज एब्सोल्यूट लायबिलिटी। यहाँ पे कोई डिफेंस नहीं चलेगा। ठीक है, हो सकता है उस कंपनी के टॉप नॉच लॉयर्स अच्छे से अच्छे डिफेंस लेके जाएं कि प्रॉपर अप्रूवल्स थे, प्रॉपर सेफगार्ड्स थे, सीसीटीवीज थे, सारे गवर्नमेंट अप्रूव्ड मैकेनिज्म्स थे, उसके बाद भी गैस लीक कर गई। यहाँ पे कोई डिफेंस नहीं चलेगा क्योंकि काम ऐसा है कि यहाँ पे ओनर को रिस्पॉन्सिबल ठहराया ही जाएगा। सो इन एब्सोल्यूट लायबिलिटी देयर इज नो डिफेंस, क्योंकि लॉ ये मानता है कि अगर इतना रिस्की काम है तो हम यहाँ पे डिफेंस नहीं दे सकते, क्योंकि थोड़ा भी डिफेंस का स्कोप अगर बनता है, यहाँ पे प्रॉब्लम होगी। ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी हट जाएगी एंड द ओनर्स विल बिकम केयरलेस। सो दिस इज एब्सोल्यूट लायबिलिटी जहाँ पे डिफेंस नहीं है। एब्सोल्यूट लायबिलिटी के बाद नेक्स्ट टॉपिक इज वाइकेरियस लायबिलिटी। लायबिलिटी का मतलब बताया था कि बीइंग आंसरेबल, बीइंग लायबल, बीइंग रिस्पॉन्सिबल फॉर अ रॉन्गफुल एक्ट। तो मैंने अगर कोई गलत काम किया गया है तो मैं उसके लिए लायबल हूँ, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हूँ और मैं उसके लिए डैमेजेस दूंगा। वाइकेरियस लायबिलिटी इज बिट इंटरेस्टिंग। वाइकेरियस लायबिलिटी में क्या होता है कि हम रिस्पॉन्सिबल होते हैं उस काम के लिए जो हमने किया ही नहीं है। यस, सो हियर इज द डिबेट। वाइकेरियस लायबिलिटी में मुझे लायबल ठहराया जाएगा उस काम के लिए जो मैंने नहीं किया है, बट मेरे एम्प्लॉय ने किया है, मेरे स्टाफ ने किया है। ठीक है, सो क्वेश्चन अराइजेस कि जो जब हमने कुछ गलत किया नहीं तो उसके लिए व्हाई वी आर बीइंग हेल्ड लायबल। वी आर बीइंग हेल्ड लायबल बिकॉज जिसने किया है वो हमारे अंडर है। वाइकेरियस लायबिलिटी में कुछ रिलेशनशिप्स होते हैं जो देखे जाते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय। तो मैं एम्प्लॉयर हूँ, मेरा कोई एम्प्लॉय है। मेरा कोई एम्प्लॉय अगर गलत काम करता है, केयरलेस होता है, नेग्लिजेंट होता है, जिससे थर्ड पर्सन को नुकसान होता है, देन आई विल बी रिस्पॉन्सिबल, क्योंकि मैंने उसको रिक्रूट किया है, मैंने उसको हायर किया है, वो मेरे अंडर काम कर रहा है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कोई भी ओनर है, उसका कोई स्टाफ है, उसके स्टाफ ने केयरलेसली कुछ गलत काम किया। इलेक्ट्रिकल वर्क्स चल रहे थे, उसने इलेक्ट्रिकल सर्किट्स को क्लोज नहीं किया, जिससे किसी को इलेक्ट्रिक शॉक लगा। तो यहाँ पे बीइंग ओनर वो भी लायबल होगा, क्योंकि उसकी ड्यूटी बनती है कि उसका स्टाफ रिस्पॉन्सिबली काम कर रहा था कि नहीं काम कर रहा था, इसलिए उसको वाइकेरियसली लायबल माना जाएगा। इसमें एक और रिलेशनशिप आता है, फॉर एग्जाम्पल कार ड्राइवर एंड कार कंपनी। तो कार ड्राइवर अगर कुछ गलत कर रहा है तो एक डिबेट ये होती है कि कार ड्राइवर ही लायबल होना चाहिए। दूसरा एस्पेक्ट ये है कि कार कंपनी भी लायबल होनी चाहिए, बिकॉज इंडिया में कुछ ऐसे केसेस हुए हैं जहाँ पे ओला एंड उबर कैब ड्राइवर्स ने पैसे चुरा लिए हैं, रॉबरीज कर ली हैं, गर्ल्स को मोलेस्ट किया है। तो ऐसे केसेस में कंपनीज ने बहुत स्मार्टली प्ले करते हुए अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी शर्क ऑफ करी है, बोला है कि ड्राइवर इज रिस्पॉन्सिबल, वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल, क्योंकि हम ड्राइवर को रिक्रूट करते हैं उसका केवाईसी लेके, उसकी फोटोग्राफ्स, डॉक्यूमेंट्स, एवरीथिंग। तो कंपनीज कहती हैं कि यू फाइल अ केस अगेंस्ट द ड्राइवर, नॉट टू अस, हम रिस्पॉन्सिबल नहीं हैं। बट ऐसा नहीं होता, कंपनीज रिस्पॉन्सिबल होती हैं, उनको वाइकेरियसली लायबल माना जाता है।
वाइकेरियसली लायबल मतलब कंपनी रिस्पॉन्सिबल होगी, भले ही कंपनी की डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं है। यहाँ पे एक जो डिबेट ये होती है कि ऐसा क्यों? अगर ऐसा होगा तो कल को कोई काम ही नहीं करेगा, कल को कोई कंपनी खोलना नहीं चाहेगा। सी द रीजन फॉर द कंसेप्ट ऑफ वाइकेरियस लायबिलिटी इज दैट कि अगर वाइकेरियस लायबिलिटी का कंसेप्ट नहीं होगा तो कल को कंपनीज जो ड्राइवर्स को हायर करती हैं वो इररिस्पॉन्सिबल हो जाएंगी, वो केयरलेसली काम करेंगी। ठीक है, कंपनीज जो ड्राइवर्स हायर कर रही हैं उनको बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी से हायरिंग करनी पड़ेगी कि ड्राइवर किस तरह का है, ठीक है, उसके क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स हैं कि नहीं है, वो किस तरह से काम कर सकता है। तो जस्ट टू इंश्योर दिस हैपन्स, वाइकेरियस लायबिलिटी का कंसेप्ट होता है। कोई ओनर अगर है, उसके एम्प्लॉयज हैं, तो ओनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो एम्प्लॉयज को केयरफुली हायर करे, कायदे के एम्प्लॉयज हायर करे। क्योंकि अगर वाइकेरियस लायबिलिटी नहीं होगी, वो किसी को भी हायर कर लेगा और कल को बच जाएगा ये बोल के कि वो उसने किया है, मैंने नहीं किया है। सो वाइकेरियस लायबिलिटी इज देयर टू इंश्योर कि जो भी एम्प्लॉयर है वो अपने एम्प्लॉय की हायरिंग सही से करे, जो भी कंपनीज हैं वो ड्राइवर्स की हायरिंग सही से करें। ठीक है, दूसरा वाइकेरियस लायबिलिटी में एक और चीज है कि वाइकेरियस लायबिलिटी होती है ओनली ड्यूरिंग कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट से बाहर नहीं। तो जो एम्प्लॉयमेंट के टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, जब तक वो एम्प्लॉयमेंट है तभी तक वाइकेरियस लायबिलिटी मानी जाएगी, नॉट बियॉन्ड दैट। वाइकेरियस लायबिलिटी में लेट्स आल्सो टेक एग्जांपल ऑफ अमेज़न जो हमने एक बार लिया था। अमेज़न से जब डिलीवरी होती है और उसमें आईफोन की जगह जब साबुन निकलता है, तो वहां पे हम डिलीवरी बॉय को सू नहीं करते, अमेज़न को सू करते हैं। और अमेज़न ये कह के नहीं बच सकता कि जिसने डिलीवरी करी है या जिसने पैकिंग करी है वो रिस्पॉन्सिबल है, कंपनी रिस्पॉन्सिबल नहीं है। कंपनी रिस्पॉन्सिबल मानी जाएगी बिकॉज सारी चीजें कंपनी के रेगुलेशंस और कंपनी के मैनेजमेंट के अंडर ही हो रहा है, इसलिए वाइकेरियस लायबिलिटी होती है। वाइकेरियस लायबिलिटी में एक और एग्जांपल ले लेते हैं, हॉस्पिटल एंड डॉक्टर्स। ऑल ऑफ यू नो कि आजकल सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स होते हैं जहाँ पे एक ही हॉस्पिटल में बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे नर्वस का अलग डिपार्टमेंट है, ठीक है, यहाँ गैस्ट्रो का अलग डिपार्टमेंट है, डेंटल अलग है, सर्जिकल डिपार्टमेंट अलग है, ओपीडी अलग चलती है। तो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में अगर कोई सर्जरी के लिए जाता है और सर्जरी अगर बॉचअप हो जाती है, सर्जरी अगर खराब हो जाती है, एज जैसे पहले एग्जाम्पल में बताया था कि सर्जरी में अगर कैंची छूट जाती है अंदर और स्टिचेस हो जाते हैं, तो यहाँ पे कौन लायबल होगा? हॉस्पिटल्स ने स्टार्टिंग में कोशिश करी बचने की बाय सेइंग कि डॉक्टर लायबल है, हम लायबल नहीं है। गलती डॉक्टर ने करी है, सर्जरी डॉक्टर ने करी है। डॉक्टर ने बचने की कोशिश करी बोल के कि नर्स लायबल है, क्योंकि स्टिचेस नर्स लगा रही थी, कैंची नर्स ने छोड़ी। ठीक है, ये सब एक्सक्यूजेस अब नहीं माने जाते हैं, क्योंकि वाइकेरियस लायबिलिटी मीन्स कि हॉस्पिटल भी लायबल होगा। अगर मैं पेशेंट हूँ, मैंने पेमेंट करी है हॉस्पिटल को, ऑल्दो डॉक्टर को हॉस्पिटल ने एम्प्लॉय किया है, बट डॉक्टर के साथ हॉस्पिटल भी लायबल होगा बिकॉज वी नो द हॉस्पिटल। सो वाइकेरियस लायबिलिटी इज अ बिट लॉन्ग, उसमें कई सारे और फैक्टर्स भी हैं और भी इसमें कुछ रिलेशनशिप्स हैं तीन चार जो पेंडिंग हैं। सो दैट वील टेक अप लेटर in either in another video or in your classroom lectures. ठीक है, so this is in brief your law of torts. What you have to do is you have to go through both the books. Law of tort की दो बुक्स हैं, पार्ट वन पार्ट टू, दोनों बुकलेट्स तुम्हें पढ़नी है। यू एज अ स्टूडेंट यू हैव टू टेक केयर ऑफ द कीवर्ड्स। जब भी किसी कंसेप्ट टॉपिक की डेफिनेशन पढ़ रहे हैं, एक्सप्लेनेशन पढ़ रहे हैं, तो मेक श्योर कि जो कीवर्ड्स हैं जो एग्जामिनर देखना चाहता है कि मालूम है कि नहीं मालूम स्टूडेंट को, वो कीवर्ड्स यू हैव टू कीप अंडरलाइनिंग, क्योंकि वही कीवर्ड्स फोकस एरिया बनते हैं एग्जामिनर का। एग्जामिनर चेक कर रहा है वेदर यू आर क्लियर इन योर कंसेप्ट्स और नॉट। सो लॉ ऑफ टॉट्स में जितने भी कंसेप्ट्स हैं उनके कीवर्ड्स क्लियर होने चाहिए और हर कंसेप्ट को यू हैव टू रिलेट विद अ रियल लाइफ एग्जाम्पल। In case of any issue, you can contact your faculties and teachers, okay, or you can approach me for better understanding. Just two things to keep in mind. पहला keywords, दूसरा real life examples, so that you know
कि उस कंसेप्ट को हम सिचुएशन से कैसे रिलेट करेंगे। क्योंकि क्वेश्चन एग्जाम में यही आएगा, वेदर मिस्टर एक्स वाज लायबल और नॉट। तो लायबल और नॉट पता लगाने के लिए यू नीड टू नो कि यहाँ पे लीगल इंजरी वाला पार्ट जो है, वायलेशन ऑफ राइट्स, वो हुआ है कि नहीं हुआ है। ठीक है, so that's all for your law of torts. You can go through the booklet. So booklet से पहले you have been provided a summary sheet of law of torts. पहले वो summary sheet पढ़नी है, उसके बाद you have to proceed to your regular booklet. Thank you.